हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे काइनामेटिक्स की। जेई मेन 2020 में पूछी हुई। उनमें से पहली प्रॉब्लम है रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन की। ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर रनिंग on a parallel tracks in the opposite directions with speed 36 km per hour and 72 km per hour respectively. A person is walking in train A in the direction opposite to its motion with a speed of 1.8 km per hour. Speed in meter per second of this person as observed from train B will be close to. Take the distance between the tracks as negligible. तो सबसे पहला काम तो ये करें कि ये स्पीड्स दे रखी हैं किलोमीटर पर आवर में और हमको जो आंसर है वो पूछा हुआ है मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। यह है स्पीड ट्रेन ए की, उसको लिखते हैं हम वी ए। वी ए लिख लेते हैं इसको, वी ए। इसको कन्वर्ट करना है हमको। 36 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाइड बाय 5/18, ये आपको पता है। तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन ए की स्पीड हो गई मीटर पर सेकंड में। ट्रेन बी की स्पीड कितनी है तो वो दे रखी है हमको 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर कन्वर्टेड इन मीटर पर सेकंड। 18 से 4 बार कैंसिल होकर ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। और तीसरी जो स्पीड दी है वो कौन सी है? अ पर्सन इज वॉकिंग इन अ ट्रेन ए इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स मोशन विद अ स्पीड 1.8 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअली ये है मैन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन इन विच ही इज मूविंग। तो वो किस में मूव कर रहा है? वॉक कर रहा है ट्रेन ए में। तो दिस इज ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ए। इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो 1.8 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 0.5 यानी हाफ मीटर पर सेकेंड। तो ये तीन स्पीड्स हमने पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ली। अब आते हैं उस प्रॉब्लम पर। क्या बोला? एक ट्रेन ए है जो मूव कर रही है किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से। ये हो जाएगा वी ए, 10 मीटर पर सेकेंड। और किसी पैरेलल ट्रैक पर दूसरी ट्रेन बी वो मूव कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में विद 20 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गई दोनों ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई। और ऐसा बोला हुआ है कि एक मैन ट्रेन ए में, मतलब इसमें ट्रेन ए में मूव करता है वो ट्रेन के चलने की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये मैन हो गया और ये है स्पीड ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये सब स्पीड्स हमने शो कर दी और हमको चाहिए क्या है? हमको फाइंड क्या करना है? स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन बी। मतलब हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बी। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले ये बात हो रही है रिलेटिव मोशन की, मतलब ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहले किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव रिगार्ड कर लेना चाहिए। तो हमने मान लिया कि ये डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये है पॉजिटिव। मतलब इस डायरेक्शन में जो कोई वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव, उससे ऑपोजिट होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो पहले हमारा ये साइन कन्वेंशन हमको बना लेना पड़ता है। ये हमें फाइंड करना है। अब इसको जानते हैं आप, वी एम बी। ये कितना होगा? ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये हमारा एक्चुअली आंसर होगा। पर हमको अभी वी एम नहीं पता है। वी एम नहीं पता है। ये एक्चुअली वेक्टर इक्वेशन होती है। वेक्टर साइन इसलिए हटा दिए हैं क्योंकि बात हो रही है वन डायमेंशन में। वन डायमेंशन में साइन के साथ इनको सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये वेक्टर जैसे हो जाएंगे, है ना। ये आपको ऑलरेडी पता है। तो पहले अब लड़ाई है वी एम की। तो वी एम ए हमको मालूम है, वी एम ए। और इसको यदि रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से लिखें तो ये होगा वी एम माइनस वी ए। अब वी एम कितना है ये तो हमें चाहिए, ठीक है। और वी ए कितना है? वी ए की स्पीड वो है 10 और पॉजिटिव, 10 और पॉजिटिव, ठीक है। और वी एम ए कितना है? वी एम ए है 0.5, 0.5 और कैसा? नेगेटिव, मतलब माइनस 0.5 ऐसा होगा। वी एम हमें चाहिए
तो इस 10 को ट्रांसपोज करेंगे, LHS में ले जाएंगे, तो 10 माइनस 0.5 यानी 9.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा Vm, और इसको यहाँ पर हमें यूज करना है। ये पॉजिटिव साइन के साथ आया, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए ये मैन 9.8 से मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ट्रेन ए इधर जा रही है, मैन उधर जा रहा है, पर ए ट्रेन के रिलेटिव वो आदमी 9.25 मीटर पर सेकेंड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। पॉजिटिव साइन ये बताता है, यहाँ इसको यूज कर लेना है। ये हो गया 9.5 पॉजिटिव साइन के साथ, फिर ये माइनस फॉर्मूले का, और वी बी कितना है, वी बी है 20, पर वो माइनस साइन के साथ में यहाँ पर डालना है, -20, तो ये हो जाएगा 29.5 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब इधर जाता हुआ महसूस होगा। जब ट्रेन बी में बैठा कोई आदमी इस ट्रेन ए वाले इस आदमी को देखेगा, तो वो उसको कहाँ जाता दिखेगा, 29.5 से फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा, आंसर 2 इज करेक्ट। तो वो टेक्निक हमको देख लेनी है बहुत अच्छे से। आसान होते हैं सवाल, वहां जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकती है, और गड़बड़ यदि हुई कुछ प्लस माइनस की, तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो बहुत फिक्र के साथ में इसको करना चाहिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, जो कुछ अभी हमने समझा है वही इसकी ट्रिक है। 11th वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर ध्यान देंगे, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। अब ये मोशन इन वन डायमेंशन की प्रॉब्लम है, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन की, तो कई बार बच्चे छोड़ देते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए छोड़ो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई किसी भी टॉपिक पर कोई भी प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है। आगे बढ़ेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है इसमें, द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। वाई एक्सेस पर स्पीड प्लॉट की हुई है मीटर पर सेकेंड में, और टाइम प्लॉटेड है एक्स एक्सिस के अलोंग। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है तो हमको डिस्टेंस ही मिलेगा इससे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर by the particle during the time interval t equals to 0 to t equals to 5 will be। तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक डॉट लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये डॉट बता रहा है कि इस डॉट के इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट है 5 और y कोऑर्डिनेट है 8। अब ये ग्राफ कौन सा है, वीटी ग्राफ, और वीटी ग्राफ में ग्राफ कौन सा है इसमें से, ग्राफ तो ये है। तो वीटी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया एनक्लोज्ड हो जाता है, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स डिस्टेंस। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, डिस्टेंस यदि चाहिए है तो बस इसको निकाल देना है, ट्रायंगल के एरिया को, हाफ बेस, बेस कितना 5 सेकेंड, और हाइट कितनी होगी, हाइट होगी 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो ये आ गया 20 मीटर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमको फिल करना पड़ेगा 20, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, वेरी इजी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये भी ग्राफिकल क्वेश्चन है। अ टेनिस बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट h and after falling freely it strikes on a wooden floor and it rebounds। इसको ऐसे पढ़ना है, थोड़ी सी गलतियां हुई है। कहने का मतलब यह है कि h हाइट से एक बॉल फ्रीली फॉल होती है, रिलीज होती है, रिलीज का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और फिर उसके बाद h हाइट तक गिरने के बाद वो किसी वुडन फ्लोर से रिबाउंड होती है, टकराती है, रिबाउंड होती है, एंड रीचेस हाइट h/2, h/2 हाइट तक वापस आती है। ये हो गई वो बॉल। ये वुडन फ्लोर तो पहले फ्री फॉल में होती है और फिर टकरा कर वापस लौटती है, किस हाइट तक, h/2 तक। ये है हमारी प्रॉब्लम। h हाइट से उसको गिराया, वो वुडन फ्लोर से रिबाउंड हुई, और रिबाउंड होकर रीच होती है h/2 हाइट तक। बताना क्या हमको, द वेलोसिटी वर्सेस हाइट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन में बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय, ग्राफ्स आर ड्रॉन स्कीमेटिकली एंड नॉट टू स्केल। तो यह है वो बॉडी, h हाइट से गिरा रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, और इसकी वेलोसिटी ड्यूरिंग द फॉल इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, v² इक्वल्स टू u² + 2as से। एक्सेलरेशन g कांस्टेंट होगा,
और h हाइट गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जो ग्राफ दिया हुआ है वो है h वर्सेस v। v प्लॉट किया हुआ है y एक्सिस पर और x एक्सिस पर प्लॉट किया हुआ है h। अब यहाँ पर ये स्क्वायर आना बता रहा है कि ग्राफ यदि हम प्लॉट करेंगे h और v स्क्वायर के बीच तो वो पैराबोलिक शेप का होगा। हमको बताना क्या है, हमको बताना है v वर्सेस h ग्राफ। तो आप थोड़ी सी इसकी स्टडी करेंगे तो देखो इसमें आपको दिख रहे हैं कुछ पैराबोलाज बने हुए, इसमें भी दिख रहे हैं, इसमें स्ट्रेट लाइंस हैं, तो तीन तो ये हो नहीं सकता, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, ये हो नहीं सकता। अब कहाँ आएंगे, अब ये ग्राफ एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो हमने उसे h हाइट से गिराया है, h हाइट से गिराया हुआ है, ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। किसी भी ग्राफ में आप देखें तो स्टार्ट यहां से होगा। h हाइट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो ये बात यहां पर जस्टिफाई हो रही है कि व्हेन हाइट इज h, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। फिर इस डायरेक्शन को यदि हम नेगेटिव ले लें तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, पैराबोलिकली वो इंक्रीज होगी। उसकी हाइट h बराबर क्या होगा, h बराबर होगा v स्क्वायर अपॉन 2g। तो जैसे जैसे वो नीचे आती जाएगी क्या होगा, ये यहां से उसकी जो डेप्थ है, डेप्थ कह सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड, उसके साथ वेलोसिटी इंक्रीज होगी और रहेगी नेगेटिव। तो ये बात यहां दिखाई दे रही है आपको, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है नेगेटिव रहते हुए, और वो जब यहां टकराती है, टकराने के ठीक पहले उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी कोई पूछेगा तो वो होगी अंडर रूट ऑफ 2gh। फिर से मैं आपको समझाता हूं, h हाइट से उसको गिराया है और जब हाइट h है तब वेलोसिटी कितनी है, 0। और जैसे जैसे वो नीचे आएगी उसकी वेलोसिटी नेगेटिव रहते हुए बढ़ती चली जाएगी, नेगेटिव रहते हुए बढ़ती चली जाएगी और मैक्सिमम हो जाएगी टकराने के ठीक पहले। फिर वेलोसिटी अचानक क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि अब वो ऊपर आने लगी है, वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। पर क्योंकि उसने सिर्फ h/2 हाइट तक मूव किया है, इसका मतलब ये जो लौटने वाली वेलोसिटी है वो टकराते समय की वेलोसिटी से कम है, पॉजिटिव हो गई और कम, वो यहां दिखाई दे रहा है आपको। और फिर क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, फाइनली वो यहां आकर स्टॉप हो जाएगी। तो ये भी पैराबोलिक ही होगा ग्राफ, ये भी पैराबोलिक होगा, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। इस लॉजिक से इसी तरह आपको जो ऑप्शंस हो नहीं सकते वो रूल आउट करने पड़ेंगे और आंसर तक पहुंचना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है क्योंकि उतना समय हमारे पास होता नहीं है। तो इसी तरह आप लॉजिक लगाकर और इस आंसर तक पहुंचेंगे। आंसर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। द वेलोसिटी v and time t graph of a body in a straight line motion is shown in the figure. The point S is at 4.333 seconds. The total distance covered by the body in 6 सेकेंड is. वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है किसी बॉडी के लिए जो स्ट्रेट लाइन मोशन में है। एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया है टाइम इन सेकेंड, वाई एक्सिस पर प्लॉटेड है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। हमको 6 सेकंड का डिस्टेंस कवर्ड चाहिए। तो आपको याद आया होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर होता है वो देता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो आप देख रहे हैं एक एरिया यहां फॉर्म होगा, ये कैसा होगा, तो ये होगा पॉजिटिव, और एक एरिया ये फॉर्म हो रहा है और ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो यदि आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ इन एरियाज को ऐड करेंगे तो मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। हमसे डिस्टेंस पूछा हुआ है, इसलिए आप इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करेंगे, इस ट्रायंगल का, और दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड। ये 0 है, ये 6, टोटल टाइम 6 सेकेंड है। और इस पॉइंट की बात हो रही है, एक स्पेशल पॉइंट है, बोला हुआ है पॉइंट एस इज एट 4.333 सेकेंड्स। यहां गड़बड़ हो सकती है, तो क्या सोचना पड़ेगा कि ये पॉइंट यदि बोल रहे हैं 4.333 सेकेंड है, इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं 13/3। 13/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा ही आएगा, तो इसको 13/3 लेकर काम करेंगे।
तो ये यदि O है तो OS यदि बोलेंगे तो ये OS इतना हो जाएगा 13/3। और ये यदि फाइंड करना है आपको SD तो वो कैसे मिलेगा SD? तो 6 माइनस 13/3 कर लेंगे, यानी 18 माइनस 13, यानी वो हो जाएगा 5/3 सेकेंड। तो एक तो पहले ये बात हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। और बस अब आपको एरियाज फाइंड करना है और एरियाज फाइंड करके उनको ऐड कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं। हमको चाहिए क्या है? डिस्टेंस कवर्ड, उसको हम D लिख देते हैं, कैपिटल D। तो एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम कैसे निकालेंगे? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये साइड AB जो क्लियरली 1 है और दूसरी पैरेलल साइड ये है 0 से S, मतलब OS दैट इज 13/3। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 4। ये आ जाएगा ट्रेपीजियम का एरिया। और इसमें ऐड करेंगे ट्रायंगल का एरिया। तो हाफ बेस, बेस कितना है? बेस है SD विच इज 5/3 बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 2। इसको माइनस ना ले लें गलती से, हमको सब ऐड करना है, दोनों एरियाज को ऐड करना है क्योंकि डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला हुआ है। बस इसको सॉल्व करना है, 2 से 2 बार कैंसिल, इधर LCM ले लें तो 16/3, 16/3, 13 और 3 16, 16/3 इंटू 2, ये हो जाएगा 32/3, और इधर ये 2 कैंसिल होकर ये 5/3 हो जाएगा। तो ये 32 प्लस 5 यानी 37/3, और ये आंसर आएगा किस में? आंसर आएगा मीटर में। एंड सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, है तो बहुत आसान क्वेश्चन, पर गड़बड़ियां कहाँ हो सकती हैं? एक तो इस बात में हो सकती है कि 4.33, फिर आप 6 में से 4.33 घटाएंगे, वो डेसिमल में आंसर आने लगेगा, वो सब गड़बड़ हो सकती है। या फिर इसको प्लस इसको माइनस लेकर आप डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे, ऐसी गड़बड़ी हो सकती है। तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन करेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन का। Starting from the origin at t equals to 0 with initial velocity 5j meter per second, a particle moves in the xy plane with a constant acceleration of 10I plus 4j meter per second square. At time t, its coordinates are 20 meter and y naught meter. The values of t and y naught are respectively. तो क्या बताया हुआ है हमसे? एक पार्टिकल इस तरह मूव करता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5j मीटर पर सेकेंड, मतलब t इक्वल्स टू 0 पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी है कितनी बताई हुई है? वो 5j। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब उसके पास वेलोसिटी केवल y डायरेक्शन में है। और एक्सेलरेशन कितना है? 10I प्लस 4j, 10I प्लस 4j मतलब 10I ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग x, और अलोंग y वो है 4j। तो एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में और कांस्टेंट है, वेलोसिटी सिर्फ y डायरेक्शन में है, और इंस्टेंट t पर उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 20 मीटर और y नॉट मीटर। हमको बताना है वैल्यू ऑफ t एंड y नॉट। तो इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं सभी बातों को। x एक्सिस के अलोंग उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी मतलब u कितना है? u 0 है। और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो वो है 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और y डायरेक्शन में कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसी टेबल वहां नहीं बनानी है आपको एग्जाम में, तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए। और हमको बताया हुआ है कि इंस्टेंट टी पर उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 20 मीटर, मतलब यह है उसका x कोऑर्डिनेट और यह है उसका y कोऑर्डिनेट। हमको बताना है इंस्टेंट t की वैल्यू और y नॉट की वैल्यू। तो आपको पता होगा कि ये दोनों जो मोशन होती हैं, जो अलोंग x हो रही है और जो अलोंग y हो रही है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं।
प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा हुआ है, वेक्टर्स में आपने पढ़ा हुआ है कि जो भी वेक्टर्स एक्स एक्सिस के अलोंग काम कर रहे हैं उनका असर y में नहीं होता, और y के अलोंग जो भी है वेलोसिटी एक्सेलरेशन उनका असर x में नहीं होता, यानी दोनों मोशंस होती हैं इंडिपेंडेंट। अब टाइप ऑफ मोशन यदि देखेंगे आप तो दोनों ही कैसी हैं, दोनों ही हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस, दोनों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, पर दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हैं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन कौन सी लगाओगे, वो लगाओगे आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें s बतलाता है हमको डिस्प्लेसमेंट। तो यदि आप अलोंग x बात करें, अलोंग x 20 मीटर दिया है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगी टर्म। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 10 इंटू टी स्क्वायर, तो भाई इसको सॉल्व कर देना, ये आ गया 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t इक्वल्स टू हो गया 2। तो एक आंसर तो आपको यही मिल गया। सिर्फ एक्स एक्सेस में बात की हमने तो 2 सेकंड वाले ये दो ऑप्शन हैं 2 और 3, तो 2 सेकंड हो गया। अब अलोंग y बात कर लो, अलोंग y फिर से ये इक्वेशन लगा दें तो y नॉट ये उसका डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी y में है 5 इंटू टाइम हम निकाल चुके हैं प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज 4 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया 10 और ये हो जाएगा 8, तो ये आ गया 18 मीटर, यानी ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो आसान है, पर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों डायरेक्शंस होती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इस तरह की टेबल मन में लानी चाहिए और फिर दोनों के लिए अलग अलग काम करते हुए जो भी आंसर चाहिए वो हम फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन में भी करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी की। क्या बोल रहे हैं, हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g। एक हेलीकॉप्टर ग्राउंड से रेस्ट की कंडीशन से कांस्टेंट एक्सेलरेशन g के साथ वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है। तो जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है ये उसका नेट एक्सेलरेशन है। अब ग्रेविटी की बात नहीं करनी, उसका एक्सेलरेशन है कांस्टेंट वर्टिकली अपवर्ड। फिर बोल रहे हैं फूड पैकेट, उसको फूड पैकेट आपको पढ़ना है, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज एट हाइट h। जब ये हेलीकॉप्टर h हाइट पर होता है तब उसमें से एक फूड पैकेट गिराया जाता है। द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज क्लोज टू g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लो कि यह है ग्राउंड, यह है ग्राउंड, तो पहले तो अपवर्ड डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव रिगार्ड करना है, ये हमने मान लिया, आप चाहें तो नेगेटिव भी ले सकते हैं। और ये है हाइट h, ये है हाइट h, जब वो फूड पैकेट उसमें से गिराया जाता है तो h हाइट पर उस हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालें। पहले वेलोसिटी कितनी होगी उस हेलीकॉप्टर की वो निकालते हैं। ये वो हेलीकॉप्टर, तो क्या करेंगे, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे वेलोसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर। अभी हेलीकॉप्टर और वो फूड पैकेट दोनों एक ही सिस्टम है, वो फूड पैकेट हेलीकॉप्टर के अंदर है तो उसकी वेलोसिटी वही होगी। तो वेलोसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर एट हाइट h, तो वो कैसे निकालेंगे, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u तो 0 लेंगे, 2 कांस्टेंट है एक्सेलरेशन g इंटू h, तो वेलोसिटी ये आ गई v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh, पॉजिटिव है मतलब वर्टिकली अपवर्ड्स, ये उसकी वेलोसिटी अंडर रूट 2gh। अब क्या हुआ, अब उस हेलीकॉप्टर में से उस फूड पैकेट को गिराया गया, तो फूड पैकेट जब गिरा दिया जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है, और वेलोसिटी वो होगी जो इस इंस्टेंट पर इस हाइट पर हेलीकॉप्टर की है। मतलब ये हो गया वो फूड पैकेट, अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी अंडर रूट 2gh और एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड्स, और इसको हमने पॉजिटिव लिया है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और अब वो फूड पैकेट इस तरह से
मूव करेगा, पहले ऊपर जाएगा, मोमेंटरीली रेस्ट में आएगा और फिर ग्राउंड तक पहुंचेगा। इस तरह से उसकी मोशन होगी। ठीक है, हमको चाहिए क्या है, टाइम, तो हम लगा देंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर ध्यान ये रखना है साइन कन्वेंशन का। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका इस इंस्टेंट से, मतलब हाइट एच से वो कहाँ आया है, यहां पर आया है। तो आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट होगा ये, मतलब माइनस एच यहां पर लेना है। माइनस एच इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, तो होगी अंडर रूट ऑफ 2gh, रूट 2gh टाइम्स टी। फिर एक्सेलरेशन क्या लेना है, वो लेना है माइनस जी, यानी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर वो टी हमको फाइंड आउट करना है। तो इस 2 को पहले एलसीएम लेके इस तरफ ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा ये माइनस टू एच, माइनस टू एच, टू इधर भी आएगा, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रूट 2gh, उसके अलावा टी, और यहाँ आएगा जी टी स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ऑलरेडी बनी हुई है, इसको मैं पहले लिखता हूँ, माइनस जी टी स्क्वायर, फिर माइनस, ये माइनस साइन के साथ ये प्लस में 2gh इंटू टी प्लस 2h इक्वल्स टू 0। को रीअरेंज करते हैं, इसको यहीं रहने दें, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस साइन के साथ अंडर रूट 2gh इंटू टी, और इसको लाते हैं इधर प्लस h इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इन टी है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर टी की वैल्यू निकालते हैं। टी इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी, मतलब क्या आएगा, माइनस अंडर रूट 2gh, ऐसा आएगा माइनस बी, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2gh बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a, ए है माइनस साइन के साथ हाफ जी, तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 4ac, तो ये 2gh हो जाएगा अपॉन ट्वाइस ए, ट्वाइस ऑफ ए इज माइनस हाफ जी। ठीक है, शायद ऐसा है ना, देखते हैं अभी क्या आता है आंसर। माइनस 2gh और ये 2 से 2 कैंसिल होकर ये 4gh हो जाएगा, प्लस 4gh का रूट, 4gh का रूट अपॉन माइनस जी, ऐसा होगा ये। अब आंसर्स देख लेते हैं, h बाई जी की टर्म्स में दिए हुए हैं, तो अब इससे डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये माइनस है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, जी स्क्वायर बनेगा, और इसको यदि इसके नीचे लिख दें और रूट के अंदर डालें तो जी स्क्वायर बन जाएगा, तो वो हो जाएगा 2h अपॉन जी, ये पहली टर्म। ठीक है, इसमें से माइनस को इग्नोर करके प्लस रखते हैं, ठीक है, और इसमें जी स्क्वायर यहाँ लिख दें इसके अंदर, तो एक जी कट जाएगा, तो बन जाएगा 4h अपॉन जी, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करें आगे, तो कलर चेंज कर देता हूं मैं, यहाँ लिखता हूं आंसर कौन सा है, देखते हैं अभी हम। अब इसमें से क्या करें, रूट h बाय जी को बाहर कर लें, रूट h बाय जी, क्योंकि हर ऑप्शन में रूट h बाय जी दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं है, 3 ऑप्शंस में है, 3 तो कहीं नहीं है नीचे, 3 तो आ ही नहीं रहा है, यानी ये तो हो ही नहीं सकता है, 3v का कोई चक्कर नहीं है, दोनों नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई होंगे। तो रूट h बाई जी बाहर कर दिया, तो यहाँ कितना बचेगा, रूट 2, और यहाँ बचेगा 2, यानी 2 प्लस रूट 2, और रूट 2 कितना होता है 1.414, उसमें 2 जोड़ देंगे तो 3.4 बन गया, तो यही हमारा आंसर है। तो आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा आखिरी तक, आंसर तो आ जाता है ना, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूँ, एक हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था, जब वो h हाइट पर था तो उसमें से एक फूड पैकेट रिलीज किया, ठीक है,
हमको बताना है उस फूड पैकेट को जमीन तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले निकाल लो उसकी वेलोसिटी जब वो h हाइट पर है यूजिंग दिस इक्वेशन, और पैकेट को गिराएंगे तब पैकेट की वेलोसिटी यही रहेगी जो उस समय हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी है। फिर वो पैकेट ऊपर जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, मोमेंटरी रेस्ट में आकर नीचे आएगा। तो P से इसको Q बोल दें तो P से Q के दौरान हम ये इक्वेशन लगा देंगे। डिस्प्लेसमेंट माइनस h हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अंडर रूट 2gh हो जाएगी, एक्सेलरेशन माइनस g हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे ऐसी क्वाड्रेटिक बनेगी। उसको सॉल्व करने पर फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन की। व्हेन अ कार इज एट रेस्ट इट्स ड्राइवर सीज रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन इट वर्टिकली। जब कार रेस्ट में है तब रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरती हुई दिखाई देती हैं। मतलब यह है वेलोसिटी रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये मैंने वेक्टर शो किया है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स अपीयर होती हैं जब कार रेस्ट में होती है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये है रेन की वेलोसिटी। व्हेन ड्राइविंग द कार विद स्पीड v, he sees that the raindrops coming at an angle 60 degree from the horizontal. ये पहला केस। On further increasing the speed of the car to 1 plus beta times v, this angle changes to 45 degree. The value of beta is close to. तो केस 1 में क्या बोल रहा है वो कि जब कार किस वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, v से। तो यह है वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जब कितनी है v, तब रेन किस तरह अपीयर होती है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। ये अपीयर होती है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये पहला केस है। और अगली बार क्या बोल रहे हैं कि जब ये वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, केस 2 में जब ये इंक्रीज हो जाती है, कितनी हो जाती है वेलोसिटी, इसको हम लिख लेते हैं वी सी जी डैश। जब वेलोसिटी हो जाती है 1 प्लस बीटा टाइम्स v, तब फिर वो रेन कार के रिलेटिव, इसको वी आर सी डैश लिख लेते हैं। ये किस तरह अपीयर होती है एट एन एंगल कितना है एंगल अब की बार 45 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल या फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये दो केसेस दिए हुए हैं। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है बीटा का वैल्यू। तो दो हम वेक्टर डायग्राम्स बनाएंगे। उसके पहले इन तीनों वेलोसिटीज में रिलेशन किस तरह का होगा, कौन कौन सी वेलोसिटी इन्वॉल्व है यहाँ पर। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। तो वी आर सी यदि आप लिखना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द कार, तो उसको क्या लिखेंगे आप, उसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ऐसी होगी वेक्टर इक्वेशन। और इसी इक्वेशन के बेसिस पर हमको दो वेक्टर डायग्राम्स बनाने हैं और उनकी सॉल्विंग से बीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो पहले हम इसके लिए काम करते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है बोथ द टाइम्स, तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो हम बना देते हैं। ये बना दी मैंने वेलोसिटी रेन की, ये हो गई रेन की वेलोसिटी। इसको आप सिर्फ वी आर वेक्टर भी लिख सकते हैं। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है वीसी को, वीसीजी कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो यदि ये है वेलोसिटी ऑफ कार तो माइनस साइन के साथ इसको यहां बना देंगे, या फिर आप चाहें तो यहां बना सकते हैं। ये है वेलोसिटी ऑफ कार, उसको मैंने क्या कर दिया है, उसकी डायरेक्शन को पलट दिया है। ये हो गया वी सी, और वो कितना है, वो है वी वेक्टर। और इन दोनों का हमको एडिशन करना पड़ेगा। ये है वी आर, ये देख रहे हैं आप, माइनस ये, तो आपने पढ़ा हुआ है कि वी आर में से वी सी सब्ट्रैक्ट करना है ना, वी आर प्लस माइनस वी सी होता है। तो ऐसा वेक्टर डायग्राम बनाएंगे तो ये होगा रिजल्टेंट। मतलब ये क्या है, वी आर सी, ये है वी सी वेलोसिटी ऑफ कार, तो ये है रेन विद रिस्पेक्ट टू द कार। और ये एंगल हमको बताया हुआ है कितना है, ये 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री।
एक डायग्राम ये बनेगा। अब इसके लिए बनाएंगे तो फिर से ये वेलोसिटी रेन की हो गई, और अब की बार ये है वेलोसिटी कितनी है अब 1 प्लस बीटा इंटू वी। तो इसको ऑपोजिट करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, है ना। तो इस तरह का ट्रायंगल बनेगा ऐसा, और ये होगा 45 डिग्री। वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपको आता ही है। तो ये है माइनस साइन के साथ 1 प्लस बीटा टाइम्स वी, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में से यहां से हम निकालते हैं tan 60 का वैल्यू, tan 60। तो अब ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, वेक्टर जैसा कुछ नहीं है। tan 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब वी आर अपॉन वी, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लेना है। और उस वाले ट्रायंगल में से केस 2 में tan कितना है, वो tan 45। तो tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज अगेन वी आर, बट द बेस इज नाउ 1 प्लस बीटा टाइम्स वी, ऐसा हो जाएगा। ऐसी दो इक्वेशंस मिलेंगी, और अब डिवाइडिंग 1/2 कर देते हैं। tan 60 इज √3, ऐसा हो जाएगा। tan 45 इज 1, और इस तरफ क्या होगा, वी आर अपॉन वी, और इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस बीटा टाइम्स वी अपॉन वी आर, ऐसा हो जाएगा। वी आर ये कैंसल आउट, ये वी कैंसल आउट, तो 1 प्लस बीटा वो कितना हो गया, 1 प्लस बीटा हो गया √3 के बराबर, और हमको चाहिए बीटा का वैल्यू, यानी √3 माइनस 1, ऐसा होगा। अब √3 होगा 1.732 माइनस 1, दिस गिव्स 0.732, तो ये बीटा का वैल्यू हो गया। तो इसका आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा। आंसर 3 इज करेक्ट, ये इसका आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हाइट एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन आ गया था इस बार। जनरल फिजिक्स में ये भी आपको पढ़ाया जाता है। अ बैलून इज मूविंग अप इन अ वर्टिकली अबव अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। ये है ग्राउंड पर का पॉइंट कोई ए, और एक बैलून वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है। व्हेन इट इज एट हाइट h1, जब वो बैलून h1 हाइट पर होता है, तब अ गर्ल स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम पॉइंट b फ्रॉम a sees it at an angle of 45 डिग्री। तो ये है वो गर्ल जब उसकी पोजीशन होती है b और बैलून होता है h हाइट पर, तब वो बैलून उसको वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पर दिखाई देता है। ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। आगे बोल रहे हैं, व्हेन द बैलून क्लाइम्स अप अ फर्दर हाइट h2, it is seen at an angle of 60 degree with respect to the vertical if the girl moves further a distance 2.464 d। जब वो 2.464 d चलकर इधर पहुंचती है, इस बीच बैलून फर्दर h2 हाइट रेज होता है, तब वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पर वो दिखाई देता है। देन द हाइट h2 इज गिवन एज, वो लिखे हुए हैं ऑप्शंस। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस ट्रायंगल में यदि आप, एक तो डायग्राम आपसे बन जाए, फिर आप ले लो 1045। इस स्मॉलर ट्रायंगल में ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। 1045 होगा h1 अपॉन डी, h1 बाय डी, ऐसा होगा। 1045 1 होता है, इसका मतलब h1 और d ये बराबर हो गए। फिर इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ये 60 है, यानी ये कितना होगा, ये हो जाएगा 30, और tan 30 कितना होगा, tan 30 इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर, मतलब ही h1, ये h1 बोला था क्या, इसको h1 कहा था, यस h1, ये h1 लिखा हुआ है, यानी h1 प्लस h2, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना होगा, d प्लस दिस मच, 2 पॉइंट क्या बोला हुआ है 464 d, 2.464 d, ऐसा हो जाएगा। 1030 होगा कितना, 1/√3, 1 अपॉन √3, तो √3 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और क्या है ये h1 प्लस h2, ऐसा है। और इस तरफ ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3.464 d, ऐसा होगा।
और इसका भी अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। हमको चाहिए H2, तो 3.464 D इक्वल्स टू √3 H1, H1 D के बराबर है, यानी √3 कितना हो जाएगा D √3 प्लस √3 टाइम्स H2 हमको फाइंड आउट करना है। अब इसको इधर ले आते हैं, 3.464 माइनस 1.732 टाइम्स D, ठीक है, ये D आ गया और ये आ जाएगा इधर ट्रांसपोज होकर, और इसको √3 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू H2। तो इसको H2 के लिए फिर सॉल्व करना है आपको। तो ये शायद इसका डबल है, ये डबल है, तो 1.732 बचेगा इधर, और √3 कितना होता है, √3 होता है 1.732। तो ये बगैर कुछ किए ही सॉल्व हो गया, H2 आ गया D के बराबर, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं।